दोस्तों, पिछले 3 भागों में मैंने आपको HIV और एड्स के फैलाव और उसके बचाव के बारे में बताया था और हमारा यह वृत्तांत आज भी उसी पर केंद्रित रहेगा कि गर्भवती महिलाओं को इस बारे में क्या कुछ जानना आवश्यक है। तो दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान कुछ निश्चित दवाइयाँ लेने पर बच्चों को यह संक्रमण काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और कम किया जा सकता है। इसके अलावा गर्भावस्था और प्रसव के दौरान विशेष देखभाल करने से बच्चों को संक्रमण का खतरा बहुत कम किया जा सकता है। हर जच्चा को अपने बच्चे को आहार देने के विभिन्न विकल्पों और उनसे जुड़े हुए खतरों के बारे में जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता आहार देने का ऐसा तरीका तय करने में मदद करते हैं जो बच्चे को HIV से बचाने और स्वस्थ ढंग से बड़े होने का अधिकतम अवसर दे सकते हैं। HIV से संक्रमित जिन महिलाओं ने कोई दवाई नहीं ली, उनकी हर 3 में से 1 संतान में जन्म से ही HIV संक्रमण का खतरा रहता है। HIV से संक्रमित 2/3 से अधिक बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष की आयु से पहले ही हो सकती है। दोस्तों, HIV साफ ना की गई वो सुइयां और सिरिंज से भी फैल सकता है, जिनका इस्तेमाल अक्सर लोग नशीले पदार्थ लेने में करते हैं। इनमें उस्तरा, ब्लेड, चाकू या त्वचा को काटने या छेदने वाले औजारों से भी HIV फैलने का खतरा बना रहता है। साफ न की गई सुई या सिरिंज HIV संक्रमण को एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाती है। किसी भी औजार को साफ किए बिना किसी व्यक्ति की त्वचा को छेदने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग इंजेक्शन से नशीली पदार्थें लेते हैं या इंजेक्शन से नशीली वस्तुओं लेने वालों के साथ असुरक्षित संभोग करते हैं, उनके HIV से संक्रमण होने का खतरा अधिक रहता है। इंजेक्शन से नशीली चीज़ लेने वाले हमेशा साफ सुई और सिरंज का ही इस्तेमाल करना चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति की इस्तेमाल की हुई सिरिंज या सुई को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। टीके हमेशा ही प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी की सेवा में ही लगवाने चाहिए। हर बच्चे को, बड़ा हो या छोटा, टीके लगाते समय नई या पूरी तरह से साफ की गई सुई और सिरिंज ही इस्तेमाल करनी चाहिए। एक ही सुई और सिरिंज से परिवार के सभी सदस्यों या कई लोगों को इंजेक्शन लगाने से HIV या अन्य जानलेवा बीमारियों का संक्रमण फैल जाता है। किसी को भी एक दूसरे की सुई या सिरिंज इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। माता पिता को स्वास्थ्य कार्यकर्ता से कहना चाहिए कि वह हर व्यक्ति के लिए नई और साफ सुई का ही इस्तेमाल करें। उस्तरे या चाकू जैसी किसी भी चीज़ को साफ किए बगैर उससे त्वचा काटने पर HIV का संक्रमण भी हो सकता है। काटने के औजारों को परिवार के सदस्यों सहित हर व्यक्ति के लिए पूरी तरह साफ होना चाहिए अथवा ब्लीच या उबलते हुए पानी से धोना चाहिए। नवजात शिशु की नाल काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले किसी भी औजार का साफ रहना अत्यंत आवश्यक है। गर्भनाल और प्रसव के दौरान निकले खून को छूते समय
विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अगर हो सके तो लेटेक्स के दस्ताने आदि पहनने चाहिए। दांतों के इलाज या चेहरे पर तिल बनाने, चेहरे पर निशान लगाने, कान छेदने और एक्यूपंक्चर करने के औजारों को हर व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करने से पहले उनको स्टरलाइज यानी कि साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। यह सब काम करने वाले व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि वह दूसरे व्यक्ति के खून को ना छुए। दोस्तों, यौन संचारी संक्रमण अर्थात गुप्त रोगों से प्रभावित लोगों को एचआईवी संक्रमण होने और इनसे एचआईवी के दूसरों तक फैलने का खतरा अधिक रहता है। यौन संचारी संक्रमण से पीड़ित लोगों को तुरंत इलाज कराना जरूरी होता है। उन्हें यौन संबंधों से बचना चाहिए या फिर सुरक्षित सेक्स यानी कि योनि, गुदा या मुंह में लिंग के प्रवेश के बिना संभोग करना चाहिए या फिर संभोग के समय कंडोम का इस्तेमाल ही अपनाना चाहिए। यौन संचारी संक्रमण अर्थात गुप्त रोग एक दूसरे के वीर्य, योनि, द्रव या खून को छूने या जननांगों को और उनके आसपास की त्वचा, विशेषकर यौन संचारी रोगों के कारण अक्सर होने वाली छालों, दानों या घावों के संपर्क में आने से फैलते हैं। यौन संचारी संक्रमणों के कारण अक्सर बहुत गंभीर शारीरिक पीड़ा और नुकसान इत्यादि होता है। गुप्त रोग होने से एचआईवी का संक्रमण लगने या उसके फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अगर यौन संचारी संक्रमण का शिकार व्यक्ति किसी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित संभोग करता है या उसे एचआईवी का संक्रमण होने का खतरा 5 से 10 गुना बढ़ जाता है। योनि, गुदा और मुंह से संभोग करते समय हमेशा लेटेक्स कंडोम का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे एचआईवी सहित अधिकांश यौन संचारी संक्रमणों के फैलाव में बहुत कमी देखी जा सकती है। यौन संचारी संक्रमण का शक होने पर तुरंत स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करके जांच और इलाज करवाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को संभोग से बचना चाहिए या सुरक्षित सेक्स करना चाहिए अर्थात मुंह, योनि और गुदा में लिंग के प्रवेश के बिना ही संभोग करना चाहिए या फिर कंडोम के साथ संभोग करना चाहिए। अगर उन्हें पक्का पता लग जाए कि उन्हें कोई यौन संचारी संक्रमण या गुप्त रोग है तो इसकी जानकारी उन्हें अपने साथी को तुरंत दे देनी चाहिए। अगर दोनों साथियों ने गुप्त रोग का इलाज ना कराया हो तो वे एक दूसरे को इसका संक्रमण देते रहेंगे। अधिकतर गुप्त रोग का इलाज कराया जा सकता है जो कि आज की तारीख में, आज के माहौल में संभव है। यौन संचारी संक्रमणों से प्रभावित पुरुषों को पेशाब करते समय पीड़ा या बेचैनी हो सकती है। उनके लिंग से रिसाव हो सकता है या लिंग पर या मुंह के भीतर छाले, दाने और चकत्ते और गांठें हो सकती हैं। यौन संचारी संक्रमणों से प्रभावित महिला की योनि से अजीब से रंग वाला या बदबूदार पानी निकल सकता है। उसके जननांगों के आसपास पीड़ा या खुजली भी हो सकती है। संभोग के दौरान या उसके बाद योनि में पीड़ा भी हो सकती है या वहाँ से अचानक खून का रिसाव। बहुत गंभीर संक्रमण होने पर बुखार, पेड़ों से दर्द और
बांझपन भी हो सकता है, किंतु अधिकांश महिलाओं में यौन संचारी संक्रमणों का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। पुरुषों में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ यौन संचारी संक्रमणों का कोई लक्षण दिखाई ना दे। यह भी सत्य है कि जननांगों के आसपास हर तकलीफ यौन संचारी संक्रमण नहीं होती। मूत्र नली में संक्रमण जैसे कुछ संक्रमण संभोग से नहीं फैलते, लेकिन उनसे जननांगों में बहुत तकलीफ होती है। यौन संचारी संक्रमणों की पहचान आमतौर पर प्रयोगशाला में जांच से की जाती है, किंतु अक्सर इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं होती या बहुत महंगी पड़ती है। 1990 से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिफारिश की थी कि यौन संचारी संक्रमण में लक्षण वाले लोगों में संचारी यौन संक्रमणों का इलाज लक्षणों के अनुसार करना चाहिए। इसकी प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या विशेषताएं हैं। लक्षणों के आधार पर मुख्य कीटाणुओं का वर्गीकरण करना, फिर इस वर्गीकरण पर आधारित फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करना, इसके पश्चात लक्षणों के सभी महत्वपूर्ण कारणों का इलाज करना, यौन संबंधों से साथियों के नाम दर्ज करना और उनका इलाज करना, प्रयोगशाला में कोई महंगी जांच प्रक्रिया ना हो, पत्नी चार्ट का इस्तेमाल करें, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करें, लक्षणों का ध्यान दें। इस तरीके से इलाज किया जा सकता है और ऐसा इलाज सबको सुलभ हो सके, यह सुनिश्चित होना चाहिए। यह एक कारगर तरीका है और इस पर खर्च भी बहुत कम होता है। तो दोस्तों, यह था एड्स और HIV का फैलाव और बचाव का चौथा हिस्सा, यानी कि भाग 4। तो दोस्तों, HIV और एड्स के बारे में अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर संपर्क करूंगा और आपको इसके बारे में बताऊंगा। अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह का अंदेशा है तो वह पहले यह सुनिश्चित करे कि उसको यह संक्रामक रोग, यह बीमारी है या नहीं, और इसके पश्चात वह स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करके सुनिश्चित करने के बाद ही अपने आप को यह वार्ता सुनकर और इससे लाभ उठाकर किसी स्वास्थ्यकर्मी या एड्स HIV क्लिनिक पर संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वृत्तांत पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक और शेयर अवश्य करें। इससे मुझको भी इस तरह का बढ़ावा मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वृत्तांत बनाकर तैयार करके आपको सुना सकूं और जिससे आपका लाभ हो सके। और इसको शेयर करके ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अवश्य पहुंचाएं। दोस्तों, आपके पहुंचाने से अगर किसी का लाभ हो जाता है तो यह भी परोपकार माना जाता है। इसलिए इस मामले में ना हिचकिचाएं। आपका इसमें कोई भी पैसा लगने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें तो मेरा यह वीडियो किसी भी व्यक्ति को आप पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप खुद भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में फिर आपसे संपर्क करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।